मैडम चैप्टर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो चैप्टर नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर पहली चीज है जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, ये एनालिसिस किया जाता है द एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। यानी कि ऐसा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, जो रिव्यू करता है और एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जहां पे हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। आप लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन किया तो कंपैरेटिव में मिनिमम 2 सालों की बैलेंस शीट चाहिए होती है, 2 सालों का पी चाहिए होता है, तब भी आप कुछ कंपेयर कर पाते हो ना, कभी कुछ एनालाइज कर पाते हो ना। तो एक तरह कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 सालों को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसको जो हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। ये टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहलाता है, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के काम आता है। ये लॉन्ग टर्म, इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एग्जाम्पल इसका क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जाम्पल मैंने दिया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल दिया जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की डेफिनेशन याद कर लेना बच्चों कि भैया ये एनालिसिस क्या करता है, रिव्यू करता है और एनालाइज करता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, मिनिमम 2 साल। इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, यूजफुल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। एग्जांपल इसका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट है बच्चों वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा एक बात और, हॉरिजॉन्टल का एक और नाम है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक और नाम है डायनेमिक एनालिसिस। यानी इसके 3 नाम हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक डायनेमिक एनालिसिस और तीसरा नाम क्या बताया मैंने? टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के 3 नाम, टाइम सीरीज एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस और मतलब हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक और टाइम सीरीज, इसके 3 नाम हो गए। एग्जांपल इसका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब आ जाओ जी, दूसरा है वर्टिकल। दूसरा एनालिसिस है जो वर्टिकल एनालिसिस। अगर हम वर्टिकल एनालिसिस की बात करें तो स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं इसे। वो जो वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 साल को ही कंपेयर करते हैं, 1 साल को ही रिव्यू एनालाइज करते हैं, जैसे कॉमन साइज। तो दिस एनालिसिस made to review analyze the financial statements of 1 year only. तो जिसका एग्जांपल 1 साल किस में कंपेयर कर सकते हैं? कॉमन साइज सिर्फ 1 साल की बन सकती है। और एक चैप्टर है वो रेशियो एनालिसिस। तो इसका एग्जांपल है रेशियो एंड कॉमन साइज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक चैप्टर अभी आप करोगे रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपके इसके एग्जांपल है वर्टिकल के।
गया जो नोट, चलो आगे। तुम्हारा नोट हो गया? ये तो नोट हो गया, आगे चलूं? पलक नोट हो गया? ठीक है जी, आगे चल रहा हूं। डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एंड वर्टिकल एनालिसिस। डिफरेंस क्या है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में और वर्टिकल एनालिसिस में? जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? बेसिस, पीरियड, it requires financial statement of two or more than two periods. तो जो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स की चाहिए होती है। तो आपको जैसे कंपैरेटिव में दो बैलेंस शीट चाहिए, लेकिन कॉमन में तो एक ही चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 पीरियड ओनली। इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओनली 1 पीरियड। कॉम्पोनेंट्स और आइटम, कॉम्पोनेंट्स और आइटम्स, अगर आप देखो कंपैरेटिव में आप अलग अलग आइटम डील करते हो, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। तो इट डील्स विद द सेम आइटम। आप कंपेयर करते हो ना, सेम आइटम को कंपेयर करते हो ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड्स की सेम आइटम को कंपेयर करते हो। It deals with the same items of different period. It deals with same items of different periods. ठीक है जी, जैसे सेम आइटम, शेयर कैपिटल ईयर 1 ईयर 2, रिजर्व सरप्लस ईयर 1 ईयर 2, जैसे कंपैरेटिव में करते थे। कंपैरेटिव में आइटम बाय आइटम कंपेयर करते थे, शेयर कैपिटल को, रिजर्व सरप्लस को, फिक्स एसेट को, करंट एसेट्स को। तो इट डील्स विद द सेम आइटम डिफरेंट पीरियड्स। इट डील्स विद द डिफरेंट आइटम सेम पीरियड। जो ये सेम पीरियड के डिफरेंट आइटम को डील करते हैं, कॉमन साइज में हम अलग अलग आइटम को डील करते हैं, अलग अलग आइटम से डील करते हैं कॉमन साइज में। तो कॉमन साइज में इट डील्स विद द डिफरेंट आइटम सेम पीरियड। इट डील्स विद द डिफरेंट आइटम सेम पीरियड। इंफॉर्मेशन, आपको याद होगा जो कंपैरेटिव है उसके अंदर हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे और परसेंटेज निकालते थे। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे देता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन,
इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म, ये एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म में देता है। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म। कंपैरेटिव में हम एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म में निकालते थे, लेकिन कॉमन साइज में आपको याद होगा इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ओनली इन परसेंटेज टर्म। कॉमन साइज से परसेंटेज टर्म में इंफॉर्मेशन देता है, तो वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ परसेंटेज टर्म में देता है। यूजफुलनेस, जो ये ना इसको ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूजफुल है। ये स्टैट्स का आया चैप्टर है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे टाइम सीरीज एनालिसिस, वहां यूजफुल है। ये क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के लिए यूजफुल है। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस ये रट लेना भाई, अभी समझ नहीं आएगा, स्टैट्स का चीज है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। कंपैरिजन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है खुद, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। नोट कर लीजिएगा। ये जो डिफरेंस था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का, हमें जो नोट हो गया क्या? हाँ जी, तू नोट हो गया? नेक्स्ट है जो इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म कंपैरिजन ये आपने यहां पे भी किया था। इंट्राफॉर्म कंपैरिजन मैंने 11th में भी आप लोगों को पढ़ाया था। इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है और इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है, याद है भाई? इंट्रा क्या होता है? जब एक ही बिजनेस के 2 सालों को कंपेयर किया जाता है तो उसे इंट्राफॉर्म कंपैरिजन बोला जाता है। और इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब 2 बिजनेस सेम टाइप के कंपेयर किए जाते हैं तो उसे इंटरफॉर्म कंपैरिजन बोला जाता है। तो जो इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स of an enterprise over a period of time is known as interfirm comparison. Known as intra. तो जो जब एक ही बिजनेस के 2 या 2 से ज्यादा सालों को
a components of financial variable of an enterprise over a period of time is known as inter-firm comparison। यानी कि एक ही बिजनेस के 2 या 2 से ज़्यादा सालों को कंपेयर करें तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहता है। बिजनेस एक ही होना चाहिए, उसके अलग अलग ईयर्स होने चाहिए, तो उसको कंपेयर करें तो उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। बच्चों इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हो। इसे आप टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हो और ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हो। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब 2 बिजनेस को कंपेयर किया जाता है सेम टाइप के, उन्हें इंटर फर्म कंपेयर किया जाता है। एयरटेल एंड जियो, एयरटेल एंड जियो एक ही टाइप का बिजनेस करती हैं, अलग अलग कंपनी है, इनको कंपेयर करोगे, इनके वेरिएबल्स को कंपेयर करोगे तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोलेंगे। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइज or firms is known as inter-firm comparison। इसको बच्चों क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं। हम जो आगे चल रहे हैं, अगला है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगला टॉपिक है इसके अंदर लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है बच्चों? पहला है बच्चों लिमिटेशन हिस्टोरिकल एनालिसिस है। ये पहली लिमिटेशन है हिस्टोरिकल एनालिसिस है, क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती है जो ऑलरेडी घट चुकी होती है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट एनालाइज व्हाट हैज हैपेंड टिल डेट। ये एनालाइज करती है जो चीज घटना घट चुकी होती है। इट एनालाइज दैट हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में घटना घट चुकी होती है उसको एनालाइज करती है। लेकिन जो आपको पता है, जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर्सन लाइक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड होते हैं भाई, पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगला पॉइंट है जो इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है? जो इन्फ्लेशन,
account record transaction in account records transactions in at present price, at the price at which we purchase the asset. So it ignores inflation. तो ये इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देता है. आपने एसेट को रिकॉर्ड किया जिस प्राइस पे खरीदा था. मान लो ये मैंने एसेट रिकॉर्ड किया था, ये जो डिजिटल बोर्ड है 1,60,000 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसकी आज तो महंगाई बढ़ चुकी है, आज उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है. तो ये नहीं बताएगा आज ये एसेट खरीदने जाओ तो कितने में मिलेगा. तीसरा, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. है जो इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? आपको याद होगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बताया था 11th में. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो ये चीजें इग्नोर मार देता है, हालांकि ये बिजनेस को इफेक्ट करती है. एक्सपीरियंस, कंपिटेंसी, इनकम्पिटेंसी, ये सब चीजें बिजनेस को इफेक्ट करती है, लेकिन हम इसे अकाउंट में इग्नोर मार देते हैं. तो कॉम्पिटेंसी, इनकम्पिटेंसी, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस को इफेक्ट करती है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं. Account only record monetary transaction alone. Financial statement record only monetary items. Financial statement record monetary item only. So qualitative aspect like efficiency, inefficiency of management, efficiency of management, inefficiency of management is ignored. Efficiency, inefficiency, कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, इग्नोर कर देते हैं हम. इलेवन में जो हमें लिमिटेशन है अकाउंट में पढ़ा था, एक विंडो ड्रेसिंग. चौथी लिमिटेशन है जो विंडो ड्रेसिंग. 11 में भी पढ़ा था विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, पढ़ा था क्या होती है चैप्टर 1 में. मैनिपुलेशन अकाउंट शोइंग बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस व्हाट व्हाट एक्चुअली इज. तो विंडो ड्रेसिंग मींस window dressing refers to presentation of better financial position than what is actually by manipulating books or accounts. By manipulating books or accounts. So financial statement give false information to users. Financial statement give false information to users.
पांचवी लिमिटेशन है जो वेरिएशन है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, जैसे डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, एग्जांपल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक क्या होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। तो एक कंपनी ने चूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड, एक कंपनी ने चूज किया डब्ल्यूडीवी मेथड, तो क्या अकाउंट्स कंपेरेबल हो पाएंगे? अब मान लो एयरटेल ने किया स्ट्रेट लाइन और जियो कर रहा है डब्ल्यूडीवी, तो कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करती हैं तो अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं होते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी अकाउंट्स की। अब आ जाओ भैया, यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हो गया भाई नोट? नेक्स्ट है जो पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में? आपको याद होगा ये भी हमने क्वेश्चन 11 में किया था। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में? क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी होती है। इस वजह से मैनेजमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती है। एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है, बोनसेस होते हैं, सैलरीज, बोनसेस, वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वो उनके सिक्योरिटी ऑफ जॉब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट्स के ऊपर। डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। शेयर होल्डर